Hello everyone, welcome to another episode of Bullsfield. So today we are in conversation with the managing director of the company VVIP Infratech, the company that was just recently listed in July. So please welcome Mr. Vaibhav Tyagi. Enjoy the episode and let's get bullish. Thank you sir for coming to our podcast today. So मैं बिल्कुल शुरू से जानना चाहूँगा कि ये आप इस बिजनेस में कैसे आए जी और आपने कैसे स्टार्ट किया। सर, ये मेरे फादर श्री प्रवीण त्यागी जी ने काम स्टार्ट करा था 1989-90 में। एक कंपनी बनाई थी विभोर बिल्डर्स के नाम से, जो मेरे ब्रदर है उनके नाम से बनाई थी। तो बहुत स्क्रैच से काम स्टार्ट करा है, बहुत छोटे छोटे काम करते रहे हैं। एक एक 1.5 करोड़ के काम कर, इनफैक्ट इतने इससे भी छोटे काम करे हैं। और तब कोई स्टाफ नहीं हुआ करता था, कोई अकाउंटेंट नहीं, कुछ नहीं, खुद करते थे जो भी करना है। तो ऐसे धीरे 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 काम करते करते पहले 1 करोड़ का मिला, 1.5 का, 2 का, जो काम मिला वो करते चले गए। उनका बैकग्राउंड ये है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग का उनको आइडिया था ऑलरेडी। तो करते करते फिर उन्होंने और काम करे, कभी रोड के काम करे, कभी सीवर के काम करे, कभी कुछ। फिर धीरे धीरे बैंक में लिमिट्स बन गई, कुछ फंड आ गया हाथ में, कुछ और लोगों से क्रेडिट लिया। ऐसे ही करते करते फिर एक और कंपनी बनाई वैभव इलेक्ट्रिकल्स के नाम से। ठीक है। फिर दोनों को कंबाइन करके 2001 में वीवीआईपी इंफ्राटेक का गठन हुआ। ठीक है सर। वहाँ से थोड़ी और ग्रोथ हुई, तो वो फिर मेहनत करते करते फिर अब उसके बाद मैं और मेरा ब्रदर विभोर, हम दोनों काम करते हैं इस कंपनी में। मुझे अब 10 से 15 साल हो गए मुझे भी काम ज्वाइन करे हुए। तो मैं इस कंपनी का देख रेख करता हूँ। मेरा ब्रदर है, हमारी एक और कंपनी है रियल एस्टेट की, वो उसका देख रेख करते हैं। एग्जैक्टली कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है सर? सर ये हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। मेजरली हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, बट मेजरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें हम सीवर, एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिकल के काम करते हैं। ये 3 हमारा मेन यूएसपी है। बाकी और काम भी हम, जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि रोड्स में आ जाएं या बिल्डिंग वर्क में आ जाएं, क्योंकि अब जैसे आईपीओ आ गया है तो हम उसको एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। लेकिन हमारी मेन यूएसपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो सर आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने ये बिजनेस कैसे ज्वाइन किया? सर मैंने ऐसे ज्वाइन करा कि ये फैमिली बिजनेस था। तो पहले पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, बैचलर्स इन बिजनेस, बैचलर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। फिर मास्टर्स करा। फिर उसके बाद पहले काम में ध्यान नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा। अब तो मैं इस काम के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। आप इसी फील्ड से थे जो आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसी चीज़ में की थी? हाँ, मैंने इस फील्ड में क्या, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी करा है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक्टिंग का शौक था। अच्छा, आप एक्टिंग में गए? मैं थोड़ा पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक्टिंग में चला गया। मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी न्यूयॉर्क से एक्टिंग का कोर्स करा। देन आई वेंट टू मुंबई ऑल्सो फॉर सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग। लेकिन बस आगे परस्यू नहीं कर पाया, कर पाया नहीं, या करना नहीं चाहा, कुछ भी कह लीजिए। देन वापस अपने काम में आ गया। पहले इस काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे इतना मज़ा आने लगा मुझे। अब तो नाउ आई ब्रीथ फॉर माई वर्क। अब मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में। तो आपका डेली शेड्यूल कैसा रहता है सर? सर अगर मेरा ना एक तो ट्रैवलिंग का बड़ा काम है, क्योंकि हम यूपी करते हैं काम और उत्तराखंड करते हैं मेजरली। तो यूपी में भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, उत्तराखंड में भी। और मैं रहता दिल्ली हूँ, तो दिल्ली से अंदर यूपी में लखनऊ, फरुखाबाद, कासगंज, शाहजहाँपुर, ये टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ हैं, तो वहाँ जाना होता है। उत्तराखंड में जाना होता है, तो मैं साइट्स पे भी जाता हूँ, डिपार्टमेंट्स में भी जाता हूँ। कुछ लाइजनिंग वर्क होता है, उसके लिए भी जाना पड़ता है, गवर्नमेंट्स के पास जाना पड़ता है। तो ये मेरा शेड्यूल रहता है। और अगर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो मेरा ऑफिस है गाज़ियाबाद में, वहाँ पे डेली के जो डेली रूटीन वर्क्स हैं वो उसको हम करना होता है, हमें डे टू डे वाले। तो 10:30 11 थोड़ा सा लेट पहुँचता हूँ। जो पापा की हमारी शिकायत रहती है, या तुम टाइम से नहीं आते ऑफिस। लेकिन 10:30 11 से लेके फिर रात की कोई लिमिट नहीं है। 7 भी बजते हैं काम पर, 8 भी बजते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन दी वर्क। तो सर जैसे कि जब आपने कंपनी ज्वाइन की जी, तो
आपने अपना पहला क्लाइंट कैसे लिया? जैसे कि आपके जब डैड थे वो तो क्लाइंट लेके आए थे, कंपनी तब इस्टेब्लिश हो गई थी, जी। आपने अपना पहला क्लाइंट को कैसे टैकल किया? मैं आपको बताऊं, इस बात में मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला है। हम्म। प्लेटफॉर्म मिला। बहुत जने कहते हैं कि भाई आपको तो यू आर बोर्न विद गोल्डन स्पून। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो फ़ायदा तो ये हुआ कि कंपनी के पास एक्सपीरियंस था, हम्म। मेरे फादर के पास एक्सपीरियंस था, है इनफैक्ट। तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो जब मैं काम में आया तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, और हमने बीच में ना ये काम करना बंद कर दिया था, थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन जब मैं आया तो हमने दोबारा से टेंडिंग स्टार्ट करी। हम्म। तो जो मेरा पहला काम था वो एक इलेक्ट्रिकल का मेरिट का 138 करोड़ का काम था। तो मेरे फादर तो मुझे बोलते हुए बहुत बार कह रहे, मेरा काम 1 करोड़ का था, तेरा पहला काम 138 करोड़ का था। तो मेरा सबके अपने अपने भाग है। तो मेरा सबसे पहला काम 138 CR का इलेक्ट्रिकल में आया। फिर मैंने टेंडर डाला मथुरा का, एक वो सीवर का काम था, वो 150 CR का था, वो मुझे मिल गया। तो बैक टू बैक मुझे 2-3 काम लगातार मिले। लेकिन वहीं पे मेरे फादर ने मुझे समझाया कि भाई ज़्यादा उड़ना नहीं, अभी काम मिलते भी हैं, बहुत बार काम मिलेंगे भी नहीं, और कोई काम गलत भी अटक जाता है। हम्म। फिर वैसा हुआ। फिर 10 से मुझे 2-3 काम लगातार मिले। फिर मुझे मेजोएट का भी। मतलब मुझे काम मिले नहीं, बीच में ऐसा भी वक्त आया। तो तब मैं बड़ा सैड हुआ, बड़ा परेशान हुआ, मैंने काम नहीं मिल रहा। तो फिर पापा ने बताया कि ये भी एक पार्ट ऑफ वर्क है, ये भी एक जर्नी है आपकी, कि काम कभी अच्छे मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। कभी किसी काम में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट होएगा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अब जैसे 10-15 साल मुझे भी काम करते हुए हो गए हैं, तो मुझे भी पता है कि हाँ कहाँ पर काम मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता, कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है, कहाँ कम प्रॉफिट है। एक आधा काम ऐसा भी आया जहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ। हम्म। तो पहले तो दुख होता था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ, ठीक है। लाइक एक्सपीरियंस के साथ सब आ रहा है समझ, धीरे धीरे। हम्म। तो लाइक ये इनोवेशन में आप कैसे करते हैं? लाइक वीवीआईपी इंफ्रा की अप्रोच क्या है कि आप नए नए क्लाइंट्स जो हैं आप गवर्नमेंट टेंडर ऑफिस के थ्रू पकड़ रहे हैं, तो अब आपका नेक्स्ट विजन क्या है कि अब आप कंपनी कहाँ पे देखना चाहते हैं और क्या नेक्स्ट स्टेजेस हैं जो आप फॉलो करें अपनी कंपनी को? सर जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीवर, एसटीपी और इलेक्ट्रिकल के काम करते हैं। तो अभी हमारी कंट्री में एसटीपी का और सीवर का बहुत काम होना है, बहुत काम होना है। एसटीपी क्या करता है कि गंदे पानी को उसको साफ करके, ट्रीट करके उसको यूजेबल बनाता है, वो किसान के लिए। यहाँ तक कि अब वो ड्रिंकेबल वाटर भी की भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो एक मिशन चल रहा है, क्लीन गंगा मिशन। उसमें नदी के पानी को साफ करना है या गंगा के पानी को साफ करना है। वो अभी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में भी एक पानी साफ नहीं हुआ है। तो जब मेट्रो सिटीज में ही साफ नहीं हुआ है, तो अभी आप छोटी सिटीज की तो बात ही करना भूल जाइए। तो अभी इतना काम आ रहा है, इतना काम आ रहा है, तो इसलिए हम, हमारी यूएसपी जैसे मैंने बताया एसटीपी है, तो हम एसटीपी के काम करना चाहते हैं, सीवर के काम करना चाहते हैं। और हमको लकीली काम मिल भी रहे हैं अभी। और अभी बहुत काम होना है इंडिया में। इंडिया में भी इतना काम होना है कि ये हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने निकाली है, या और भी कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पे भी ये योजनाएं निकलती रहती हैं। तो बहुत काम है। और एसटीपी में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसे कि जब आपने वीवीआईपी इंफ्रा स्टार्ट किया तो जैसे कि आपने बताया शुरू में दिक्कतें आई, तो उसके बाद अब आईपीओ भी लेके आए हैं आप रिसेंटली, जुलाई में ही आया आपका आईपीओ। तो लाइक आईपीओ की अप्रोच कैसे रही? आपने कैसे डिसाइड किया कि अब कंपनी इस स्टेज पे पहुंच गई है कि आईपीओ लाना चाहिए हमें? सर आईपीओ का माइंड में ऐसे आया है कि हमें एक तो एक्सपेंशन करना था। हम्म। पहले जैसे हम लिमिटेड जगह काम करते थे, जैसे यूपी और उत्तराखंड। अब हमको लगा हमें बाहर भी निकलना चाहिए। ठीक है। एमपी भी काम करेंगे, राजस्थान भी काम करेंगे, छत्तीसगढ़ भी काम करेंगे। तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट है। बात रही फंड की, सर कोई हमारा हमारा जो बैकग्राउंड है सब बहुत हम लो लेवल से उठे हुए लोग, हमारे फादर, हम बड़े बेसिक बैकग्राउंड से, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सर कोई फंड का कोई खजाना हमारे पास या कोई इस तरह से तो नहीं है। तो फंड के लिए हमने आईपीओ का प्लान करा। लकीली सारे काम होते हुए चले गए, आईपीओ आ गया हमारा। और मैं आपको ये भी बताऊं, हमारा आईपीओ 250 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब्ड भी हुआ था। तो हमें सब फंड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आईपीओ निकाला। कितने इशू साइज क्या था आपके आईपीओ का सर? हमारा इशू साइज 65 लाख का
था, आईपीओ साइज था। ओके और जो 93 के रेट पे था और खुला था वो 183 पर, ओके, डबल ऑलमोस्ट। डबल ऑलमोस्ट। हम्म और सर तो ऐसे ही आईपीओ का माइंड में आया, और हमने फिर अपनी टेंडरिंग भी एग्रेसिव कर दी है। हमारे कुछ काम आए भी हैं अभी काफ़ी, और अभी भी और टेंडर हमने डाले हुए हैं जो लकीली लगता है कि आने के चांसेस बहुत है। हम्म। तो सर इसलिए एक्सपेंशन करना था, ग्रोथ करनी थी, और जैसे मैंने बताया कि काम की कमी नहीं है इंडिया में, काम बहुत होना है। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट का आपने बताया, ये काम आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं? अभी तो जैसे आपको बताया यूपी उत्तराखंड कर रहे हैं, लेकिन हमने अब टेंडर डालने शुरू कर दिए हैं पैन इंडिया। ठीक है। तो अभी मेनली जो आपका वर्क है 85% वर्क यूपी और उत्तराखंड से ही आता है? मेजरली इस वक्त यूपी उत्तराखंड है, हम्म। लेकिन जैसे बताया कि टेंडर हम डाल रहे हैं एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो धीरे धीरे हम अपना सर्कल बढ़ा रहे हैं और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सर इसमें लाइक प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन क्या रहता है आपकी, इस जैसे कि जो भी जितने का भी आप लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर, उसमें क्या रहता है आपका? सर ये डिपेंड करता है वर्क टू वर्क। हम्म किसी किसी काम में 15 to 20, 25% भी हो जाता है, किसी में 10 to 15 भी हो जाता है, लेकिन जो हम एवरेज लेके चलते हैं 15% का लेके चलते हैं। और साल के ऐसे मिनिमम कितने टेंडर ऑफर ले लेते हैं सर आप? सर ये भी डिपेंड करता है कि हाथ में कितने काम है। ओके। अब जैसे इस वक्त हमारे पास 700 करोड़ के काम है, 700 CR के 700 काम, करोड़ की आपकी ऑर्डर बुक है? ऑर्डर बुक है इस वक्त। ठीक है। और उसमें से सीवर फुलफिल हो चुकी है ये अभी कि होनी है? नहीं, ये हमारे हाथ में है ऑलरेडी। हाँ। जो सीवर के, एसटीपी के, इलेक्ट्रिकल के, तीनों के मिला के ठीक है। 700 CR के इन हैंड है। और लगभग इतने ही हमने टेंडर बिड करे हुए हैं, ठीक है। जिसमें से मुझे लगता है कि 50% तो हमारे 99% चांसेस हैं आने के। हम्म 700 में से 3 to 400 कंफर्म आएंगे, हम्म। बाकी के 50-50 चांसेस है। लेट्स सी, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। तो सर यही काम हमने डाले हुए हैं, तो इसको ग्रोथ करेंगे इन कामों पर। और मेजरली एसटीपी के काम है, हम वाटर से रिलेटेड हैं ज़्यादातर, वाटर के हैं जैसे सीवर और एसटीपी। हम्म। तो उसी ये काम है। तो सर मेरे को एक चीज़ और जाननी थी जी, कि जब आपने आईपीओ लाए तो लाइक आपने आईपीओ में जो प्रोसीड आया और लेके आईपीओ की अप्रोच भी जो रही आपकी आईपीओ लाने की, क्योंकि आईपीओ में सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ फंड्स के लिए ला रहे हैं, एक आईपीओ से मार्केटिंग भी हो जाती है कंपनी ओवरऑल। बिल्कुल। तो फिर जब आप आईपीओ लाए और आईपीओ से लेकर अब तक की जर्नी में आपको कैसे क्या चेंजेस देखे जो बहुत रैपिडली इंक्रीज हुए? क्योंकि आईपीओ के बाद कंपनी काफ़ी रिनाउंड हो जाती है, काफ़ी रेगुलेशन में काम करना पड़ता है। हाँ जी। तो उसके बाद आपने क्या चेंजेस देखे कि कंपनी में अब ये चेंजेस आ गए हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है काफ़ी? सर देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं, हाँ। प्रॉस कॉन्स दोनों हैं, लेकिन इसमें प्रॉस ज़्यादा लगते हैं मुझे, फ़ायदे ज़्यादा लगते हैं। हम्म एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई गई है, हम्म। आपको अपनी बुक्स मैनेज अच्छे से करनी करनी पड़ती है, है। हाँ। और सर वो देखा जाए तो अच्छा तरीका है। अगर मैं तो बल्कि ये सीखा है, अगर आईपीओ नहीं भी है तो भी आपकी बुक साफ रहनी चाहिए। एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कंपनी में। फंड कभी भी इधर से उधर, उधर से इधर, या पर्सनल यूज़ के लिए या दूसरी कंपनी में वो नहीं जाना चाहिए। हम्म तो एक डिसिप्लिन आ गया है उस बात से, पहले भी था लेकिन अब और स्ट्रिक्टली हो गया है, एक डिसिप्लिन आ गया है। फंड का कोई गलत यूज़ नहीं होता है। हम्म काम, वो फंड जो है क्योंकि हमें काम करने के लिए मिला है, हम्म वो टोटल हमारा काम में यूज़ हो रहा है। हम्म। यहाँ तक कि हमारे इस वजह से जो उल्टे सीधे खर्चे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। ओके। हाँ। तो वो काम में लग रहा है। यहाँ तक कि जो हमें काम देने वाली संस्थाएं हैं उनका भी रुख हमारे लिए चेंज हो गया है। वो भी देखते हैं कि अच्छा ये तो रेपुटेड लिस्टेड कंपनी है, तो वो भी हमको ही काम देना चाहते हैं कि अच्छा भाई हम तो वीवीआईपी को काम देंगे। मतलब चाहे उनके हाथ में नहीं है, बट दे वांट टू गिव अस ये, हाँ यार ये काम वीवीआईपी को दिया जाए। तो सर इस तरह के चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं कंपनी में। और एक कंपनी मेरे अंदर की ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा माहौल चेंज हो गया है। उनको भी एक गर्व महसूस होता है कि यार हम एक लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। मुझे खुद गर्व महसूस होता है कि यार मैं एक लिस्टेड कंपनी चलाता हूँ। हमारी और भी कंपनी है, मैं सोचता हूँ उसको भी लिस्टेड कराऊं। तो इसी तरह की चेंजेस हैं कंपनी में जो पॉजिटिव के लिए ही हैं। तो सर इस सेक्टर में आपको क्या दिक्कतें लगती हैं कि जो आपको लगता है कि जो एक हर्डल्स भी हैं, और आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में, मैं बात करूँ 5 years की विजन लेके चलूँ, तो ये सेक्टर कितना रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और उसमें वीवीआईपी का कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है? तो देखिए सेक्टर तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर ग्रुप्स हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, वो तक भी इस इंडस्ट्री में आ गए हैं।
सो कुछ बता सकते हैं ऐसी कंपनियों का नाम जो रिलेटेड काम करती हों और सेम सेक्टर में और लिस्टेड भी हों इस समय? सर जैसे टाटा है। टाटा। हाँ, ओके। टाटा है, गोदरेज है, वो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने बोल दिया तो। जो ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं इंडिया के, ये लोग भी इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आ गए हैं। ओके। और मैं आपको एक इसमें छोटी सी अपनी एक वो भी बताऊं, काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स हम लोगों से जेवी करना चाहते हैं, JV क्या होता है सर? जॉइंट वेंचर्स करना ओके, चाहते हैं। क्योंकि इसमें आने के लिए एक्सपीरियंसेस चाहिए, उनके पास नहीं है। नहीं उनके है। पास अपने फील्ड में एक्सपीरियंस है, हमारी फील्ड में नहीं है। हमारी फील्ड में हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो वो हमारे साथ जेवीज करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इट्स गुड, दो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो मैं उनसे अपनी बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक उनके साथ काम करना, उनके साथ मिलके चलना एक अच्छा ही तो अभी आपकी कोई फर्दर डिस्कशन चल रही है इन सबके साथ? चलती रहती है। बिडिंग्स भी करी हैं काफ़ी बार, ओके। कंपनीज के साथ करा है हमने काम। तो अभी कोई पाइपलाइन में टेंडर तो नहीं आ पाया, लेकिन हम बिडिंग करते हैं उन सबके साथ। तो आने वाली आफ्टर लाइक 2 years 2026 की मैं बात करूँ, तब तक लाइक आपका क्या विजन है कि कंपनी को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, लाइक जो आपने विजन किया है? हाँ, मैं बताता हूँ। एक तो मैं पहले आपको बैक टू योर क्वेश्चन, हर्डल्स क्या आते हैं। सर हर्डल्स तो एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ना ज़्यादातर काम ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले ना फंड का बहुत इशू रहता था इस काम में। जब हम छोटे छोटे थे, पापा को देखते थे अपने, काम कर लिया कि यार पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट नहीं हो रही, या पेमेंट हो भी रही है तो 6 महीने में हो रही है, साल भर में हो रही है। इतने में आपकी वो जो भी प्रॉफिट है सब खत्म हो जाता था। टाइम टेकिंग, आपने टाइम से काम खत्म कर दिया लेकिन पैसा नहीं मिला, या आप काम आगे नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं मिल रहा। तो एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड है, तो फंड अच्छे से मिल जाता है। आज की डेट में कोई इशू नहीं आता। टाइमली फंड, हम टाइमली, उस वजह से ये टाइमली काम खत्म कर देता है। टाइमली काम खत्म करेंगे तो 2 पैसे बचेंगे, नहीं करेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो एक तो गवर्नमेंट से फंड टाइम पे आ रहा है। बाकी जो हर्डल्स, छोटे छोटे हर्डल्स हैं, वो साइड के हर्डल्स हैं कि भाई कोई अपने घर के आगे रोड का काम नहीं करने दे रहा, चाहे वो उसके बेटर के लिए हो रहा है, उसी के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, लेकिन आम जनता नहीं समझती। जैसे अब सीवर का काम करेंगे अब, तो वहाँ तोड़ फोड़ होगी। आम जनता सोचती है यार मेरे घर के आगे गड्ढा कर दिया, लेकिन हो रहा उनके लिए, वो आज गड्ढा है कल अच्छा हो जाएगा। तो ये थोड़े से हर्डल्स आते हैं, लोग डिस्प्यूट करते हैं कि नहीं जी हम करो, या फिर इलेक्ट्रिकल में है कि जी ये पोल यहाँ मत लगाइए, आगे लगा दीजिए। ये छोटे छोटे हर्डल्स हैं। तो ये छोटे ऐसे हर्डल्स हो गए। पेमेंट्स का माइनर सा हर्डल रहता है, बहुत मेजर नहीं है। आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, अगर हम डिपार्टमेंट में आज बिल लगाते हैं, हफ्ते 10 दिन में पेमेंट आ जाती है। ओके। हाँ, तो ये बड़ा एक हमारे लिए एक अच्छा टाइम चल रहा है। तो आपका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या रहता है सर, जितना भी जो आप ऑर्डर करते हैं? जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू टेंडर की, तो हम जो बिड करते हैं मिनिमम 100, 150, 200 CR का, 100 200 CR का, और इसमें से आप बता रहे 20-25% मार्जिन बच जाता है। 15-20%। ओके। तो सर इसमें कभी जैसे कि आपने कोई एक टेंडर लिया, आप एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे करते हैं कि ऐसा भी होता है एक टाइम पे 3-3 4-4 प्रोजेक्ट चल रहे नहीं सर, एक टाइम पे 3-3 4-4 चलते हैं। अब जैसे इस वक्त 600-700 करोड़ के काम चल रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ वन टेंडर, दे आर डिफरेंट टेंडर्स। कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई सीवर का है, कोई STP का है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाते। कैपेसिटी से मतलब टेंडर तो मैं कितने भी ले लूँ, लेकिन मेरी क्षमता क्या है करने की। दैट्स व्हाट माय फादर टीचेस मी कि यार तुम काम सिर्फ लेते मत चले जाना कि मैं काम ले लिया, फिर क्या, काम लेने से क्या होगा, काम खत्म भी तो करने हैं। तो बेशक हम एग्रेसिव टेंडर कर रहे हैं IPO आने के बाद। हमने अपना रेडियस बढ़ा भी लिया है यूपी उत्तराखंड के बाहर। टेंडर्स की बिडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही कर रहे हैं जो मैं कंट्रोल कर सकूं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सके। उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि काम सिर्फ लेना ही एक टास्क नहीं है। काम को कंप्लीट करके अच्छे से रैप करके गवर्नमेंट को वापस देना एक टास्क है। तो उस हिसाब से हम काम लेते हैं, उस हिसाब से जो हमारी क्षमता होती है उस हिसाब से काम। तो सर एक चीज़ मुझे और जानती है, जैसे कि कंपनी है, आपने जो कंपनी किया है, हर कंपनी में आजकल लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ कर रहे हैं ताकि अपनी मैन फोर्स को कम कर सकें जी। और टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। हाँ जी। तो लाइक आप कैसे कर रहे हैं, लाइक आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हाँ सर, हमारे फील्ड में क्या है, साइट पे तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है क्योंकि सिविल का काम है। हाँ जी। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में टेक्नोलॉजी का यूज़ है। हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फार विजन के नाम से,
या QT के नाम से, ऐसे करके फाइविजन्स है जो प्रोक्योरमेंट में, परचेज में, उसमें हेल्प करता है, बिलिंग में हेल्प करता है हमको। तो सारे काम वो कंप्यूटर में सब बैठ के उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाते हैं। अब जैसे साइट्स हमारी दूर दूर है, कोई फरुखाबाद है, कोई उत्तराखंड है, कोई हरियाणा में है, तो वहाँ से डेली डेली एम्प्लॉय का ट्रैवल करना आसान नहीं है। तो वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ की सारी रिपोर्टिंग, सारे बिल्स क्या हैं, क्या मटेरियल पहुंचा है, क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, ओके। जिसको हम हेड ऑफिस से कंट्रोल करते हैं। तो लाइक आने वाले टाइम में जी जो आपने ऑर्डर बुक बताया, लाइक अगले साल तक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लाइक आपका रेवेन्यू अप्रॉक्स और पैट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सर, पैट, इसके आप बुलिश भी हैं काफ़ी। हाँ सर, पैट हमारा जैसे इस वक्त तो 17.5 के आसपास है, 17 to 20 के आसपास है, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 to 35 हो जाना चाहिए। ओके। और बात रही हमारे टर्नओवर की, टर्नओवर हमने लास्ट ईयर 215 CR का करा है, जिसको इस बार हम डबल कर दे की प्लानिंग में है। ओके। और ऑर्डर बुक्स भी हमारे पास आ गई हैं, जैसे मैंने आपसे कहा भी, और टेंडर हमने बिड करे हुए हैं, चांसेस बहुत हाई हैं कि हमें टेंडर्स मिलेंगे। तो इसलिए हमको लगता है कि हम उसको डबल कर सकते हैं। ओके। 400 के आसपास तो हमारा टर्नओवर हो जाएगा। इसकी सब मार्केट क्या है, मतलब जितनी भी ओवरऑल मार्केट है एसटीपी की या सीवेज अच्छा। की? सर, इसकी मार्केट बहुत है, जैसे मैंने बताया पूरे इंडिया में काम होना है इसके लिए। हाँ। तो अभी तो जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये STP के काम MLD में होता है। जैसे हमने 56 MLD के STPs बनाए हैं। हाँ। तो अब हमने अपना डाया बढ़ा लिया है। अब हम जो है 70 MLD के STP बनाने लगे हैं, 100 MLD के बनाने लगे हैं। तो ये 100, 150, 200 MLD तक के ये काम होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं। ये 100 के, ये छोटे से KLD से लेके बड़े MLD तक काम चलता है इसमें। तो सर, ये तो पैन इंडिया काम होना है, सीवर के काम होने हैं, साफ पानी करना है, तो इसका तो मार्केट बहुत बड़ा है। लकीली जो हमारी USP है STP, इसकी हमें काम की कमी आने वाले टाइम में तो अभी नहीं होने वाली, कमी तो नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ देश का पानी साफ हो जाए, लेकिन मेरा काम भी कम नहीं होएगा, इतना काम अभी हमारे पास है, और या इंडिया में है। ओके। और मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं, इस मार्केट में प्लेयर्स बहुत कम हैं लेकिन कम है। जैसे आप रोड में देखेंगे तो रोड में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सीवर में भी हैं, बिल्डिंग में भी हैं, STP में कम है। कंपटीशन है, बट इतना नहीं है कि आपको दिक्कत आए। सब लोगों को काम मिल जाते हैं, सब लोगों को का काम कंप्लीशन होके अच्छे से मिल जाता है सबको। आपको क्या लगता है कि लाइक क्योंकि बिजनेस को टाइम हो गया आपको रन करते हुए, तो लाइक आपकी क्या मूवर एडवांटेज है कि अगर अभी कोई स्टार्ट करता है तो उसको आप तक पहुंचने में वे अहेड ऑफ टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें हैवी मशीनरी भी है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस भी है, और काफ़ी मैन पावर भी लगती है। तो लाइक आपको क्या लगता है इसके अलावा और क्या हर्डल्स हैं जो लाइक हमें तो नहीं पता, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई इंफ्रा में आना चाहे सेम काइंड ऑफ वर्क में, लाइक STP सीवेज में, तो उसको दिक्कत आएगी जो आप क्रैक कर चुके हैं? सर, काम में तो आ ही सकता है। ऐसा नहीं है कि, बस ये है कि उसकी स्टार्टिंग थोड़े छोटे लेवल से होगी, वो तो हर काम की होती है। अब कोई कल कोई भी आता, चाहे वो सीधा 100-150 करोड़ का काम नहीं कर सकता। हम भी यहाँ पहुँचे हैं तो आफ्टर 30-35 ईयर्स पहुँचे हैं। बेशक मुझे 15 साल हुए, लेकिन मेरे फादर ने 89 में, जैसे आपको बताया था कि 89 से काम स्टार्ट करा है, तो यहाँ 30-35 साल में पहुँचे हैं। लेकिन काम में आना आसान है, थोड़े छोटे लेवल से आना पड़ेगा, स्क्रैच से आना पड़ेगा। और जो मैंने सीखा है कि स्क्रैच से ही काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बेशक 100-150 करोड़ का पहला काम मिला, लेकिन मैं ऑफिस में AC में नहीं बैठ गया था। हमारे फादर ने बोला साइट पे जाओ, हम साइट पे जाते थे। साइट, क्योंकि जब तक साइट से काम नहीं सीखेंगे, आपको जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे फादर ने खुद एक टाइम पे सप्लायर्स के साथ आके ट्रक में बैठ बैठ के सामान लेके आए हैं, इंची टेप से खुद रोड नापी है, खुद काम करा है। तो वो तो एकदम ग्राउंड वर्क, लेबर क्लास जॉब भी उन्होंने अपने हिसाब से करी है। हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, साइट से काम हमने जरूर करा है। तो साइट पे जब तक काम नहीं करेंगे तो आगे, जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही हर्डल्स हैं भाई, बेसिक्स क्लियर करिए अपने साइट पे जाके, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी।
और ज़्यादा लंबी छलांग मारना तो वैसे भी ठीक नहीं है, छोटी छोटी जंप्स ही ठीक है अपना। तो अब मैं थोड़ा आपकी तरफ पे आऊँगा क्वेश्चंस लेके जी कि जैसे कि आप अब स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी लिस्टेड है, जी और तो एक होता है कि जब हम खुद स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। तो हमारा धीरे धीरे और लोग प्रमोटर से भी और बहुत जितने भी मैनेजमेंट से मिलते हैं तो हम इतने भी स्टॉक मार्केट इंक्लाइन हो जाते हैं। तो आप खुद भी कोई पर्सनल इन्वेस्टिंग करते हैं? सर पर्सनली करता तो हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैं डेली ट्रेडिंग नहीं करता, और मैं सच बताऊं मैं अपना भी मैं डेली डेली चेक नहीं करता कि आज मेरा किस रेट पे या आज मेरा क्या रेट खुला है। हम्म बहुत बार बल्कि सामने वाला पूछता है कि त्यागी जी आपका क्या रेट है, तो मुझे पता ही नहीं होता हम्म कि मेरा फोकस काम करने पे है। हम्म। मेरा फोकस काम करने पे, मैं काम करता रहूंगा, काम करूंगा, अच्छे से मेहनत करके करूंगा, ग्रोथ होगी, मेरा शेयर अपना आप बढ़ जाएगा। हम्म। तो मुझे 3 3 दिन, 4 4 दिन, एक हफ्ता, 10 10 दिन हो जाते हैं, मैं अपना प्राइस देखता ही नहीं हूँ। ओके, कंपनी का भी? अपनी खुद की कंपनी कंपनी का का, भी, ओके। औरों का तो छोड़िए, मैं अपनी खुद की कंपनी का। हम्म लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का क्या क्या प्राइस चल रहा है, मुझे नहीं पता। हम्म अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे कि सर कि त्यागी जी क्या रेट है, मुझे नहीं पता। हम्म 138 होगा, 140 या 120, आई नो आइडिया, हम्म मुझे नहीं पता क्या है। तो मैं देखता ही नहीं हूँ जब कोई बात कर रहा होता है। अब जैसे अब आपने मुझे याद दिला दिया, तो शायद हो सकता है मैं इंटरव्यू के बाद चेक करूँ। तो लेकिन अदरवाइज, क्योंकि ग्रोथ होएगी, काम अच्छे से हो जाएगा, तो रेट तो अपना बढ़ जाएंगे। ये सेकेंडरी है, मतलब मेरे लिए तो। मेरी कंपनी के लिए प्रायोरिटी हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है काम करना, जिसमें मुझे मजा आता है आजकल काम करने का। तो लाइक कंपनी के अंदर सर आपका क्या लाइक हायरार्की स्ट्रक्चर क्या रहता है? कितने लोग हैं जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, और लाइक कैसे आपने उन सबको मैनेज कर रखा है? सर कंपनी के हमारे हेड, हमारे सीएमडी मिस्टर प्रवीण त्यागी जी, मेरे फादर, ही इज द बॉस। हम्म उनको मैंने, मेरे ब्रदर ने काफ़ी हद तक फ्री कर दिया है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ हमेशा हमेशा रहेगी। ठीक है। उनको हम छोड़ने नहीं वाले। पहले 100% वो काम करते थे, अब हम 3 जने काम करते हैं, मैं, मेरा भाई और हमारे फादर। हम ठीक है। तीनों लोग सुबह से शाम तक ऑफिस में या साइटों पे काम करते हैं। हम्म उनकी एक्सपर्टीज़ के नीचे मेरा भाई है, मैं हूँ, विभोर है और मैं हूँ। हम्म मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं, मेरे लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे मेरे कलीग हैं, हमारे सीईओ हैं। हम्म सीईओ के बाद हर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं। हम्म प्रोक्यूरमेंट के डायरेक्टर हैं, सिविल के डायरेक्टर हैं, और अकाउंट्स के डायरेक्टर हैं। हम्म इंजीनियरिंग टीम है पूरी। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, हमारी यूएसपी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हमारी इंजीनियर्स हैं। ओके। हाँ, मेरी इंजीनियरिंग टीम बहुत स्ट्रांग है। जैसे सब कोई पूछता है कि भाई आपकी कंपनी की खासियत क्या है, मेरी कंपनी की खासियत ये ये है। मेरा अगला सवाल होने वाला था हाँ, वैसे। मेरी कंपनी की खासियत ये है सर, जो मेरी मेरी टीम है। हम्म हमारे पास फंड शायद एक बारी को कम पड़ जाएगा, मेरी टीम कम नहीं पड़ेगी। मेरे पास एफिशिएंट टीम है, ओके। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसको हिंदी में हम ठेकेदारी बोलते हैं, ठेकेदारों के पास टीम नहीं होती है। इसको ना वो इस ऑर्गेनाइजेशन को देसी तरीके से चलाते हैं। ठेकेदारी होती है, एक देसी काम होता था, लेकिन हमने उसको अब आने वाले टाइम पे भी एक फॉर्मलाइज कर रहे एक हैं आप? फॉर्मलाइज हो गया है। तो एक बड़े फॉर्मलाइज तरीके से मेरी कंपनी चलती है, एक पूरे कॉर्पोरेट लेवल के से। इंजीनियरिंग की अच्छी टीम है मेरे पास, 100 150 इंजीनियर्स हैं। सिविल के अलग हैं, इलेक्ट्रिकल के अलग हैं, एसटीपी के अलग हैं। उसके बाद प्रोक्यूरमेंट की पूरी टीम है। आप बाकी जगह मुझे किसी के लिए कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वो ठेकेदारों के यहाँ देखेंगे, ओनर खुद ही परचेज कर रहा है, ओनर खुद ही अकाउंटेंसी कर रहा है, ओनर खुद ही इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक है, पता होना चाहिए सब कुछ, लेकिन यू हैव टू बी अ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड आपके पास होना होना चाहिए। तो मेरे पास इसी तरीके से प्रोक्यूरमेंट की पूरी टीम है, 5 7 जनों की। इंजीनियरिंग की आपको 150 लोगों की टीम बताई मैंने। अकाउंट्स की मेरे पास 60 70 जनों की टीम है। तो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, हायरार्की बनी हुई है पूरी। सीएमडी हैं, डायरेक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जीएम हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, देन एग्जीक्यूटिव्स हैं। इस हिसाब से हमारी पूरी एक संस्था बनी हुई है। 100 150 लोग ऑफिस में बैठते हैं, कई 100 लोग साइटों पे काम करते हैं। तो ये पूरी एक फैमिली है, और मैं उनको एम्प्लॉयज़ नहीं, मैं तो उनको अपनी फैमिली बोलता हूँ। तो ये हमारी एक फैमिली बनी हुई है, उनके साथ हम मिलजुल के काम करते हैं। और लकीली एक अच्छी टीम है मेरे पास, वो भी हम
मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मैं उनके बारे में सोचता हूँ, एक वो भी मेरे बारे में, इट्स अ वाइस वर्सा, वो भी मेरे बारे में एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के हम काम करते हैं। तो जब आपने लाइक कंपनी स्टार्ट की तो ड्यूरिंग द कंपनी आपने खूब मार्केटिंग की होगी आईपीओ के टाइम पे, जी। तो उसके बाद आपको लाइक कुछ लगा कि चेंजेस, जैसे कि कंपनी आ गई है अब, वीवीआईपी इन पर आ गई है, अप्रोच में अगर आप कुछ टेंडर लेने जाते हैं या कुछ हाँ नया जी। काम लेते हैं तो जैसे कि आपने बताया था कि लोग प्रेफर करते हैं, हाँ जी। तो उसका प्रेफरेंस आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट का काफ़ी बड़ा रोल रहा है उसमें? बिल्कुल रहा है, स्टॉक मार्केट से फ़र्क तो पड़ा ही है। अब हम्म। जैसे हम लिस्टेड कंपनी हो गए हैं तो सामने भी कॉन्फिडेंस आता है, सामने वाले क्लाइंट को भी, हम्म। जो संस्थाएं हमें टेंडर देती है हम्म। उनको भी लगता है कि हाँ भाई वीवीआईपी है, ये काम कर लेंगे, हम्म। इनको काम मिलना चाहिए। हम्म। या हम जैसे कोई प्राइवेट काम भी, हम प्राइवेट सेगमेंट भी काम करते हैं, बिल्डर्स के भी हम काम करते हैं, तो वो भी, उनको भी लगता है कि हाँ भाई ये वीवीआईपी वाले हैं, इनको काम दे देना चाहिए, हम्म। लिस्टेड कंपनी है, इनका शेयर अच्छा है, हम्म। इनके पास टीम अच्छी है, तो इस ऐसे करके इस सोच की वजह से हमको काम मिलते हैं। और हमारी भी थिंकिंग पॉजिटिव हुई है कि हाँ भाई हम इस वजह से हमें काम मिल रहे हैं, एक जिम्मेदारी महसूस होती है हम्म। कि हमारी जिम्मेदारी आ गई है। और मतलब इस बात का गलत फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए कि हम लिस्टेड हो गए हैं और आईपीओ आ गया। हम्म। हमें तो उल्टा एक गर्व के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस होती है। तो लाइक जितने भी ये लोग पॉडकास्ट देखते हैं ना उसमें काफ़ी लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं, हाँ जी। ठीक है, और उनमें से बहुत लोग अपना आज भी आईपीओ लाने में हिचकिचाते हैं, उनको जी। लगता है रेगुलेशन आ जाएंगे, हाँ जी। कंपनी में दिक्कत आएगी, सभी भी आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो एक जी। तरह से। तो आप उनको क्या कहेंगे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो लाइक जो कंपनी के बिजनेस ओनर बट आईपीओ नहीं लाना चाह रहे, आप क्या बताएंगे कि क्यों लाना चाहिए उनका आईपीओ? सर देखिए, रिस्क तो हर काम में है। हम्म। पहले हमने भी ये जो स्टेप उठाया बहुत सोच समझ के उठाया है। पहले हम सोच रहे करें नहीं करें, करें तो क्या बड़े, शुड वी गो ऑन मेन बोर्ड डायरेक्टली। तो ये तो सर सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन बिजनेस का मतलब रिस्क है, हम्म। रिस्क तो लेना पड़ेगा। हम्म। लेकिन हाँ, रिस्क ऐसा भी नहीं हो उल्टा सीधा कि भाई कुछ भी कर ले, हम्म। बैलेंस रिस्क लेना चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी डिड, हमने बैलेंस रिस्क लिया है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, हम्म। लेकिन ऐसे ना हो कि आप अपने रास्ते से भटक जाए। हम्म। तो बाकी हर्डल्स तो काम का एक पार्ट है, कभी प्रॉफिट भी होंगे, लॉस भी होंगे, नुकसान फायदा ये तो सब चलता रहेगा। हम्म। लेकिन एक एग्रेसिव होके काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। हम्म। मेन मेन मोटिव इज टू वर्क। हम्म। अब वो आपका आईपीओ लाने से होता है, हम्म। नहीं भी लाने से होता, क्योंकि देखिए अभी हमने 30-35 साल हमारे फादर ने विदाउट आईपीओ सरवाइव करे हैं, हम्म। एंड ही डिड बेस्ट। हम्म। उन्होंने बहुत अच्छा करा है, इस लेवल पे हमें लिया है, ये तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि हमारा आईपीओ आया है। बहुत लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ, उनको नहीं जाना है, उनको नहीं लाना आईपीओ, वो उनकी सोच है। हम्म। बात है उसके पीछे नीड क्या है, सही बात है। आईपीओ लाने के पीछे नीड क्या है। हमें नीड थी, हमें फंड की रिक्वायरमेंट भी थी, एक्सपेंशन भी करना था, हम्म। कैपिटल लगानी थी, तो हमारे सबके अपने अपने रीजंस हैं। हमारा रीज़न ये था कि हमें काम करना है, ग्रोथ करनी है। तो सर वाई आईपीओ एंड वाई नॉट लाइक किसी इन्वेस्टर को आप इक्विटी देके? सर ये भी एक तरह की इक्विटी, मैं तो इसको मानता हूँ। हम्म। पहले मैं एक जने या दो जने को इक्विटी में पार्टनर बनाता, अब मेरे बहुत सारे पार्टनर हैं जो मेरे शेयर होल्डर हैं, दे आर नॉट माई शेयर होल्डर, दे आर माई पार्टनर्स। अब मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि मुझे अब अपने एक एक शेयर होल्डर, एक एक स्टेक होल्डर के लिए पैसा कमाना है। हम्म। उनको मैं जब तक कमा के नहीं दूंगा, उनको मैं प्रॉफिट नहीं दूंगा, वो खुश नहीं होंगे, तो मेरी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। हम्म। ग्रोथ वो नहीं जो अकेले मैं करूँ, ग्रोथ वो जो सबके साथ हो, सबको साथ लेके चलना, उसको ग्रोथ कहा जाता है। तो सर मैं उनकी भी ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ, मेरे पर जिम्मेदारी है उनकी भी, उनका शेयर, मेरा शेयर बढ़े ऊपर, मेहनत करके बढ़ेंगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी, उनको भी प्रॉफिट होएगा, तभी वो मेरे में और इन्वेस्ट करेंगे, उनको मेरे में कॉन्फिडेंस तभी आएगा, या मेरी कंपनी, हमारी कंपनी में आएगा। तो वो तभी आ पाएगा जब मैं उनको कोई दो पैसे कमा के दूंगा। तो लाइक अब मैं बिल्कुल एंडिंग नोट पे आना चाहूँगा। आई गेस मैंने सब जान लिया वीवीआई के जी। बारे में कि अगर आप वीवीआईपी का काम नहीं कर रहे होते, अब अगर आप जैसे कि अपने डेली रूटीन में नहीं होते, तो आप क्या कर रहे होते हैं? मैं सबसे सवाल पूछता हूँ। सर मैं अपने बेड में बैठ के मस्ती कर रहा होता, टीवी देख रहा होता। ओके। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ये बताऊं कि मुझे कभी भी काम करने का प्रेशर किसी ने नहीं करा, मेरी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं। हम्म। मेरे फादर वर्कहोलिक है, मेरा भाई काम करता है, ये दोनों काम करते थे। हम्म।
मैं थोड़ा बीइंग अ यंगेस्ट किड एट दी होम आई वाज बिट पैम्पर्ड। हम्म तो मुझे कभी काम का प्रेशर नहीं, एग्जाम का प्रेशर नहीं, 10th के बोर्ड्स हैं, 12th के बोर्ड है, कोई प्रेशर नहीं घर वालों की तरफ से। लेकिन ये मुझे अपने आप ही टाइम के साथ साथ अपने आप ही मुझे एक जिम्मेदारी महसूस होने लगी हम्म और काम में एंट्री करी, काम करने लगा तो ठेकेदारी को और बढ़ाया बढ़ाया। फादर ने देखा कि हाँ भाई काम कर रहा है, हम्म उन्होंने और सपोर्ट करा। तो सर इसलिए मैं काम में आ गया और मुझे जो मैंने आपको बताया कि मुझे मज़ा आता है काम करने में। हम्म अगर भगवान की दुआ से अगर मैंने काम नहीं भी करा, कुछ नहीं कर रहा होता, भगवान की दुआ से मैं ठीक होता। मैं घर पे बैठ के मीठा खा रहा होता और टीवी देख रहा होता, प्ले स्टेशन खेल रहा होता। ओके एक्टिंग का मेरा जरूर शौक था, वो समय के साथ किसी कारण की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो लेट्स सी, फ्यूचर इज वेरी लॉन्ग, लेट्स सी अब एक्टिंग नहीं तो प्रोड्यूस करेंगे या कुछ करेंगे। फिलहाल बिल्कुल तो सर। अभी अभी मेरा अपने काम पे वीवीआईपी इंफ्राटेक पे फोकस है। हम्म हमारी और कंपनी है उस पर फोकस है, रियल एस्टेट का हम काम करते हैं, उस पर फोकस है, उसको लिस्टेड करेंगे। तो अभी नाउ बिजनेस इज माय फोर्टे नाउ। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू। नाइस नाइस मीटिंग, नाइस टॉकिंग। थैंक यू सर।